नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे उपग्रह के बारे में। जो ज्योतिष अपने प्रकाश और ताप के अलावा ही ग्रहों के आकर्षण से ग्रहों के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। ज्योतिष का मतलब जैसे हुआ चाँद, ठीक है। और भी सारे उपग्रह हैं, उसको ज्योतिष कहते हैं। जो अपने प्रकाश और ताप के अलावा ही ग्रहों के आकर्षण से ग्रहों के चारों ओर घूमता है, उसे उपग्रह, जिसे हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चाँद है। चाँद के बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के 4 भागों में एक भाग के समान चाँद का आकार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चाँद की उत्पत्ति आकाश से पिंड के टकराने से हुई है। चाँद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग अर्थात एक शक्ति प्रयोग करके चाँद पर पृथ्वी से 6 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर कूदा जा सकता है। पृथ्वी की एक बार परिक्रमा पूरी करने में चाँद को 27 दिन 4 घंटे का समय लगता है। चाँद की आवर्तन गति और परिक्रमा गति लगभग एक जैसा ही समय लगता है, इसलिए पृथ्वी से चाँद का एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। चाँद जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका जो दूरी हम लोग जान रहे हैं 3,84,000 किलोमीटर है। चाँद जो है पृथ्वी का 4 भागों में एक भाग है उसके आकार का। वैज्ञानिक जैसे समझते हैं कि चाँद की उत्पत्ति या आकाश से पिंड के टकराने से हुई है। चाँद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 भाग है। अगर एक बार आप उसमें कूदिएगा पृथ्वी में, तो उसके 6 गुना आप चाँद पर कूद पाइएगा, ऊंचाई तक जा सकते हैं। पृथ्वी की एक बार परिक्रमा पूरी करने में, मतलब पूरा चक्कर लगाने में चाँद को 27 दिन 4 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के घूर्णन गति और परिक्रमा गति दोनों एक जैसे ही है, इसीलिए चाँद हमेशा दिखाई देता है, मैंने एक ही भाग में हमेशा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। किसके पास कितने उपग्रह हैं? सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। पृथ्वी के उपग्रह हैं एक, जिसका नाम है चाँद। मंगल का उपग्रह है 2, जिसका नाम है डिमोस फोबोस। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, नाम गैनीमीड यूरोपा है। शनि के उपग्रह 53 हैं, नाम टाइटन बृहत्तम। नाम पूरा नहीं दिया है, कुछ ही जो नाम है वो दिया गया है। यूरेनस का 27 है, जिसमें आपका मिरांडा है। नेपच्यून के उपग्रह की संख्या 13 है। ट्राइटन जो है उपग्रह है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये पूरे के पूरे उपग्रह जैसे 67 है, तो यहाँ पर 67 का नाम नहीं दिया गया है। जो विशेष है उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है। शनि का 53 है, लेकिन उसमें से बृहत्तम जो है टाइटन है। 27 जो है आपका यूरेनस का है, और मिरांडा उसके विशेष उपग्रह हैं। नेपच्यून के हैं 13, टाइटन उसके मेन उपग्रह है। अब हम लोग आते हैं चंद्रकला और चंद्रमास किसे कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा बड़ा होता रहता है, इसे चंद्रकला कहा जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को चंद्रमास कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। आगे आते हैं। अब हम लोग जानते हैं ग्रहण पुंज, जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। ग्रह की तरह ही अनेक छोटे छोटे ज्योतिष, जिसे ग्रहणी कहते हैं, निर्दिष्ट कक्षपथ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इन्हें एक साथ ग्रहण पुंज कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच लगभग 40,000 ग्रहण पुंज देखे जाते हैं। सेरेस और सौर जगत का सबसे बृहत्तम ग्रहण है। एस्ट्रॉयड्स जो है ग्रह की तरह ही होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे हम ग्रहण पुंज कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में लगभग 40,000 ग्रहण पुंज देखे जाते हैं, जिनमें से सेरेस और सौर जगत का सबसे बृहत्तम ग्रहण है एस्ट्रॉयड से। ठीक है, आगे आते हैं धूमकेतु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं।
लंबी पूंछ के समान उज्ज्वल ज्योतिष को धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य के पास आने पर धूमकेतु के धूल गैस जलना शुरू कर देते हैं। इससे पूंछ या धूम के समान एक आकृति बनने लगती है। धूमकेतु किसको कहते हैं? लंबी पूंछ के समान जो है प्रकाश से भरा ज्योतिष होता है, ग्रहण होता है, जो जिसे हम धूमकेतु कहते हैं। सूर्य के पास जैसे ही आता है तो धूमकेतु के जो भी गैस है, धूल है, वो जलना शुरू कर देता है और इससे पूंछ या धूम के समान एक आकृति बनने लग जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है पृथ्वी से हॉलीर धूमकेतु प्रति 75 वर्षों के बाद देखा जाता है। माने प्रत्येक 75 सालों के बाद हॉलीर नाम का धूमकेतु देखा जाता है। 1986 साल में यह अंतिम बार देखा गया, तो पुनः कब देखा जाएगा? 1986 में देखा गया था, उसमें 75 साल आप जोड़िएगा तो 61 साल हो जाएगा। 2061 में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेट्रॉइड्स, जिसे हम हिंदी में उल्का कहते हैं, मेघहीन स्वच्छ आकाश में रात्रि के समय अचानक ही एक प्रकाश की रेखा देखी जाती है। ऐसा लगता है प्रकाश की एक लकीर नीचे की तरफ खींची हो। इसे तारा खसा कहते हैं। असल में यह उल्का पिंड है। धूमकेतु ग्रहणपुंज से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े आकाश में घूमते रहते हैं। पृथ्वी के आकर्षण के कारण प्रचंड वेग से पृथ्वी की तरफ आते हैं। वायु के साथ टकराने पर यह जलने लगते हैं। ये जलते हुए आकाशपिंड अर्थात उल्काओं को देखने से तारा समझने की गलती हो जाती है। वायु के घर्षण से यह खत्म हो जाती है। कभी कभी नए उल्का पिंडों का कोई अंश पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कभी उल्का वृष्टि मेटेओर शोवर है। इस एक साथ कई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने लगती है। कभी कभी होता क्या है, स्वच्छ रात्रि के आकाश के समय एक प्रकाश हम लोग देखते हैं और लकीर के समान दिखने में लगता है, जिसे हम तारा खसा कहते हैं। ये असल में क्या है? एक उल्का पिंड है। ये जो टूट टूट कर ग्रहण पुंज से छोटे छोटे टुकड़ों में आकाश में घूमते रहते हैं और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की तरफ गिर पड़ती है। वायु के साथ टकराने पर यह जलने लग जाता है और क्या होता है कि जलते हुए आकाश अर्थात उल्काओं को देखने से ऐसा लगता है कि तारा समझने की हम लोग गलती करते हैं। हालांकि ये क्या होते हैं? उल्का पिंड है। वायु के घर्षण से ये खत्म हो जाती है। कभी कभी ये नए उल्का पिंड का जो पृथ्वी पर कुछ अंश गिर जाता है, जिसे हम उल्का वृष्टि भी कहते हैं। ये जो देख पा रहे हैं, ये है उल्का पिंडों का समूह है जो लकीर के तरह देख रहे हैं और हम इसे तारा समझ लेते हैं। ये पृथ्वी पर कभी कभी गिरती है, जिसे हम उल्का वृष्टि के रूप में इसे जानते हैं। आगे आते हैं महाविश्व, महाकाश, महाकाल के मध्य। ये जो है आप लोगों से किताब के जरिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाशून्य में लाखों लाख छायापथ है, छायापथों में लाखों लाख नक्षत्र हैं। आकाश गंगा छायापथ का एक नक्षत्र है। सूर्य और सूर्य परिवार में असंख्य ग्रहों उपग्रहों के मध्य हमारी पृथ्वी भी है और उसी पृथ्वी पर हम मनुष्य रहते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, बुद्धिमान में भी। और इसी के बुद्धिमत्ता के जरिए हम महाविश्व के पर्यवेक्षण आविष्कार कर नई उपलब्धियां प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम महाविश्व के एक नागरिक हो, अपना पूरा नाम पता लिखो, नाम, शहर, देश, राज्य, देश, महादेश, ग्रह, छायापथ इत्यादि लिखकर एक चिट्ठी की तरह पोस्ट करने के लिए आपको बताया रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप इसका उत्तर समझने की कोशिश करिए। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ये जो हम लोग पढ़े हैं उसी से आधारित प्रश्न हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को पाठ्य से संबंधित जो है उसको मैं बतलाऊंगा। इसके बाद अंतिम में मैं पूरे पाठ का जो प्रश्न रहेगा उसको उत्तर के साथ आपको बतला दूंगा। महाकाश में जाने के लिए, जो महाकाश है उसमें जाने के लिए क्या करना है हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी की जनसंख्या लगभग 700 करोड़ है। भविष्य में मनुष्य सिर्फ पृथ्वी नहीं, चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर भी निवास कर सकता है। हो सकता है तुम भी सभी रॉकेट द्वारा महाशून्य में घूम आओ।
मनुष्य नाना प्रकार की आविष्कार करता है और इसी आविष्कार के जरिए हम लोग पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में भी अपना निवास खोज रहे हैं, जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। महाकाश यात्रा और रॉकेट। किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर उछालने से वह धरती पर आकर गिर पड़ता है। ऐसा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। इसलिए पृथ्वी से बाहर जा पाना सहज नहीं है। इसके लिए एक ऐसे यान की आवश्यकता पड़ती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर महाशून्य में पहुंचने की गति और क्षमता रखता हो। विज्ञान का यही आविष्कार रॉकेट है, जो सहज ही पृथ्वी की सीमा से बाहर जा सकता है। शक्तिशाली इंजन के प्रबल धक्के से यह ऊपर की ओर उठता जाता है, साथ ही विपरीत दिशा अर्थात नीचे की ओर प्रचंड आग के धुएं निकलते हैं। महाकाश के में जाने के लिए जिस पोशाक की आवश्यकता होती है उसे स्पेस सूट कहा जाता है। इसके अंदर हवा भरी होती है। यह इस तरह तैयार किया जाता है कि इसके ऊपर महाकाश की कोई रस्सी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती, इससे कोई क्षति नहीं होती। महाकाश में जाने के लिए हम लोगों को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के विपरीत रॉकेट के जरिए, जो कि विशेष धुआं से चालित यंत्र है जिसमें हम लोग बैठकर जाते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर महाकाश में जो रश्मि जो किरणें होती है यानी जो आग रहती है वो उस सूट को कुछ नहीं कर पाती है, इससे कोई क्षति नहीं हो पाता है। स्पेस शटल। रॉकेट के द्वारा महाकाश में जाया जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप से पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं आया जा सकता। तब उपाय क्या है? स्पेस शटल या महाकाश विमान। हम लोग रॉकेट के तो जरिए महाकाश पर तो चल जाएंगे, लेकिन उससे वापस नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस आने के लिए स्पेस शटल या महाकाश विमान का सहारा लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्पेस शटल या महाकाश विमान है, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेस शटल कोलंबिया इसका नाम है। इसके जरिए से वापस आया जाता है। कृत्रिम उपग्रह। मनुष्य के द्वारा बनाए यंत्र जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। अनेक देशों ने महाकाश में उपग्रह को भेजा है। यह कृत्रिम उपग्रह अनेक जानकारियाँ देती हैं, जैसे मौसम का पूर्वाभास, समुद्र परिवहन, प्राकृतिक विपदा के पूर्व सतर्कता, महाकाश गवेषणा इत्यादि। ये कृत्रिम उपग्रह के जरिए हम मौसम का जानकारी पहले से ले लेते हैं, समुद्र ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, प्राकृतिक विपदा जो होने वाली है, तूफान वगैरह जो भी, उसका जानकारी हम लोग ले लेते हैं ये उपग्रहों के जरिए से ही। सन 2012 में क्यूरियोसिटी रोभार ने मंगल पर अवतरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मंगल की मिट्टी, जल, जलवायु, जीवन का अस्तित्व संबंधी गवेषणा। 2012 में क्यूरियोसिटी जो कि रोभार ने मंगल पर अवतरण किया, मैंने वहाँ पर गया और वहाँ का मिट्टी, कहाँ, मंगल पर मिट्टी, जल, जलवायु, जीवन का अस्तित्व संबंधी बारे में जानकारी प्राप्त की है। मंगल पर जीवन का अस्तित्व और अन्य अभियानों के संबंध में तथ्य संग्रह करो। भारत की गवेषणा। इसरो भारतीय महाकाश गवेषणा केंद्र है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, इसके अलावा भास्कर 1, भास्कर 2, इनसैट इत्यादि है। भारत का प्रथम महाकाशचारी
महाकाश में जाने वालों को महाकाशचारी कहते हैं राकेश शर्मा हैं, जो कि 1984 में गए थे। चंद्रयान-1 में भारत का चंद्रयान से चांद पर प्रथम अवतरण 2008 में हुआ है। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? किसी किसी पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है, इससे चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जैसे पानी, खाने का भोजन, विषाक्त हो जाना, घर से बाहर ना निकलना इत्यादि। इन मान्यताओं का कोई विज्ञान सम्मत आधार नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अति साधारण महाजगत की एक घटना है। कभी कभी पूर्णिमा को क्या होता है कि सूर्य चांद पर प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है और उसके बीच में आ जाता है पृथ्वी, तो क्या हो जाता है, चांद ढका जाता है और उससे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण जैसे बहुत सारे भ्रमित धारणाएं हैं, जैसे कि पानी, खाने का भोजन विषाक्त हो जाता है, घर से बाहर ना निकलना इत्यादि इत्यादि मान्यता जो रखते हैं, ये विज्ञान सम्मत आधार कोई नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अति साधारण माने जाने वाली ये महाजगत की घटनाएं हैं। चांद से पृथ्वी का चित्र इस तरह दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन एवं माइकल कलिंस जो कि प्रथम चांद पर गए थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चांद पर अभियान। 16 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका के कनाडा स्पेस सेंटर से अपोलो 11 ने उड़ान भरी। इसके मूल अंश कोलंबिया में महाकाशचारी थे और ईगल नाम के एक अन्य अंश की सहायता से नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन ने 20 जुलाई को सर्वप्रथम चांद की जमीन पर पहुंचे। अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने 16 जुलाई 1969 को चांद पर पैर रखे थे, जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन एवं माइकल कनिंग्स। ये जो है चांद पर प्रथम गए थे। महाकाशचारी, महाकाश में जाने वाला प्रथम यात्री जो है रसिया का कुत्ता लाइका है, जो 1957 ईस्वी में गया था। सबसे पहले इंसान को भेजने के जाने के पहले कुत्ता गया था जिसका नाम है लाइका, 1957 ईस्वी में गया था। पृथ्वी का प्रथम महाकाशचारी यूरिन गागरिन है। प्रथम महिला आकाशचारी वेलेस्तीना तेरेस्कोवा है। ये लोग प्रथम महाकाश पर गए थे। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला जो महाशून्य में गई 1 फरवरी 1997 ईस्वी को। भारत की प्रथम महिला कल्पना चावला जो है, प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जो हैं, जो महाशून्य में 1 फरवरी 1997 ईस्वी को गई। सुनीता विलियम्स भारत की मूल द्वितीय महाकाशचारी महिला जिन्होंने सबसे अधिक समय महाकाश में बिताया। सुनीता विलियम्स जो है दूसरी भारतीय महिला महाकाशचारी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा महाकाश में समय बिताया था। हम भी चांद पर जाने की कल्पना कर सकते हैं। अभी हम चांद पर हैं, यहाँ हवा नहीं है, सांस नहीं ले सकते, इसलिए स्पेस सूट में हवा भरी हुई है। यहाँ हमारा वजन इतना कम हो जाता है कि आसानी से बड़े बड़े गड्ढों को लांघ कर पार कर सकते हैं। चांद पृथ्वी की तुलना में हल्का है। यहाँ समस्त वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में 6 भाग कम वजन की रह जाती है। यहाँ निःशब्दता है, कितना भी चित्कार करो शब्द सुनाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि बिना वायु के शब्द एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। यहाँ बात करने के लिए आपस में इशारा कर सकते हैं या रेडियो का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों को चांद में जाने से इसी तरह का अनुभव होगा, यह बतलाया जा रहा है। चांद में ना कोई सांस ले सकता है क्योंकि वहाँ हवा नहीं है
हवा लेने के लिए आप स्पेस सूट में जो हवा भरी रहती है उसकी सहायता से स्पेस आप हवा ले सकते हैं। यहाँ जो वजन बहुत कम हो जाता है, बड़ा बड़ा गड्ढर को आप आराम से लांग कर पार कर जाओगे। चाँद पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का है। यहाँ पर समस्त जो भी वस्तुएं पृथ्वी के 6 गुना भार से कम हो जाता है। आप भी जाओगे वहाँ पर आपका 6 गुना भार कम हो जाएगा। यहाँ पर जो बोलोगे कुछ सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हवा जो है नहीं है रहने के कारण आपका बात पहुँचा नहीं पाता है। साथ ही साथ इसमें बात अगर करना हो तो आपको इशारा में बात करना पड़ेगा या रेडियो का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आसपास भी अच्छी तरह देख लिया जाए। कहीं भी पेड़ नहीं है, ज़मीन उखड़ खाबड़, छोटे बड़े पत्थर, गोल गोल गड्ढे, धूसर धूल से भरे इन गड्ढों का तल मैदान की तरह समतल है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पाता, जिससे विशालकाय पृथ्वी से देखने पर ये चांद पर स्थित काले काले दाग या धब्बों की तरह लगते हैं। यहाँ पर कोई भी ज़मीन जो है उखड़ खाबड़ है, छोटे बड़े पत्थर है, गोल गोल गड्ढे हैं और मैदान की तरह समतल है। सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाता है, जिससे पृथ्वी से हम लोग इस चांद को देखते हैं तो क्या लगता है, काले काले दाग या धब्बे की तरह लगता है, जिसे हम चांद को कलंक के रूप में भी बोलते हैं। आगे आते हैं। यहाँ का आकाश नीला नहीं, घना काला है। वायु के ना रहने से सूर्य की किरणों का विच्छेदन नहीं होता है, जिस कारण यहाँ कोई रंग नहीं होता। प्रकाश में सभी वस्तुएं सफ़ेद और प्रकाश ना रहने पर काली दिखती है। दिन के समय में भी आकाश में तारे झिलमिल करते हैं। काले आकाश में पृथ्वी नीली गेंद के समान दिख रही है। सप्ताह के यहाँ 2 सप्ताह के दिन और 2 सप्ताह की रातें होती है। सूर्य के ताप से पत्थर भीषण गर्म हो जाते हैं, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस। इसके विपरीत रात में भीषण ठंड में तापमान हिमांक से 150 डिग्री नीचे आ जाता है। यहाँ पर चांद के बारे में बतलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है आकाश काला हो रहता है, सूर्य का किरण यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। सूर्य के प्रकाश जो पहुँचता है, वायु के ना रहने पर यहाँ पर कोई रंग नहीं समझ में आता है, केवल काला या तो सफ़ेद दिखाई देता है। नहीं, अधिकतर काली ही दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ना रहने पर। दिन के समय में भी आकाश आप में तारे दिखाई देते हैं झिलमिल करते हुए, और काले आकाश में पृथ्वी नीले गेंद के समान दिख रही है, जो दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर 2 सप्ताह के दिन होते हैं और 2 सप्ताह की रातें होती है। 2 सप्ताह का यहाँ पर दिन पूरा रहेगा और 2 सप्ताह के यहाँ पर रातें रहेगा। सूर्य के ताप से पत्थर भीषण गर्म हो जाता है। यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। वहीं इसके विपरीत ठंड हो जाता है, पूरा नीचे हिमांक से भी नीचे चला जाता है 150 डिग्री से नीचे। ये देखिए यहाँ पर चांद का दृश्य दिखलाया गया है, उड़ रहा है इंसान, कितना सारा गड्ढे हैं, कैसे उखड़ खाबड़ धरती है, ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। मिलाकर देखो, ये जो आप देख रहे हो, मिलाकर देखो धूमकेतु के लिए कौन सा सटीक होगा। नक्षत्र मंडल, ज्योतिष का अपना पद, तारा खसा, लाजुको ज्योतिष, ज्वलन, इनमें से जो होगा आपको मैच करना है। तारा क्या है, छायापथ क्या, शुक्रपथ, ये तमाम प्रकार की आपको मैच करना होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके हिसाब से आप भी इसको सही उत्तर देखने की कोशिश करें। ये आप पूरा जान लिए हैं उपग्रहों के बारे में। इसके पहले मैंने ग्रहों के बारे में बतलाया और उसके पहले मैंने खगोलीय पिंडों के बारे में बतलाया। ये जो पाठ पूरा आपका समाप्त हो गया। अगला पाठ के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप चैनल में प्रथम आए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।